चलो जो ग्रेविटेशन का लेफ्ट पार्ट है पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसमें आपने क्या बताया था, केपलर्स लॉ वाला पार्ट बचा है ना हमारा? यस सर। राइट, ठीक है। तो केपलर्स लॉ वाला पार्ट और एक शायद एक टॉपिक और रह गया है, वो मेरे ख्याल से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो रह गया शायद टॉपिक, वो देखो। यस सर। वो रह गया है, तो मेन आज उसको कंप्लीट कर लें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये टॉपिक कैसे होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टॉपिक को देखो, क्या मतलब होता है इसका, डेफिनेशन क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे एंड ऑल दिस, इसका पूरा कंसेप्ट क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी भी, दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जो हम लोगों ने न्यूटन लॉ वाले फॉर्मूले पढ़े थे उसमें फोर्सेस वगैरह का फॉर्मूला पढ़ा था। हालांकि ये कोई नया टॉपिक नहीं है यार, देखो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये पुराना टॉपिक ही है। वर्क एनर्जी पावर में एक कंसेप्ट होता है जो हम कहते हैं वर्क एनर्जी पावर में, और वो कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। वो तो होता है, क्लोज पाथ का जीरो होता है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा एक और पॉइंट होता है कि वर्क डन फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स को हम उसके पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन करते हैं, मतलब लिंक कर देते हैं। सो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज डिफाइंड एज माइनस टाइम्स नेगेटिव टाइम्स चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये एक प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस में आता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क ऑफ एनी कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नेगेटिव टाइम्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स, किसी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इट इज फॉर ऑल। और ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स में ही आता है इसमें, तो इसके लिए भी हमारा सेम रूल चलेगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स विल बी माइनस टाइम्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इसी को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। दूसरा एक रूल और होता है कि जो वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन जो पाथ ट्रेवल करते हैं मतलब बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता वो। यस सर। तो एक तो ये प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एक तो पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। और जो इन्होंने भी कहा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर एनी क्लोज पाथ जीरो होता है, वो जीरो होता है। तो ये हमारे कुछ 3 पॉइंट्स हैं जिनका हम यूज करेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ऑलरेडी वर्क एनर्जी पावर में कर रखा है हम लोगों ने, तो उसी को यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे देखो, अगर अब यहाँ पर एज्यूम करें कि हमारे पास कोई एक कैपिटल एम मास है या फिर M1 मास कह लीजिए, और ये रेस्ट पे है, फिक्स्ड है, ये मास फिक्स्ड है, और हमारे पास कोई दूसरा मास यहाँ पर है जो M2 है, राइट, और वो इससे R डिस्टेंस पे है, इससे R डिस्टेंस पे, और राइट, और मुझे ये पूछा जाए कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। देखो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप बचपन से मतलब छोटी क्लासेस से लगातार ये सुनते आ रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ, मतलब लगातार ये बात आपको बताई जाती है, दैट इट इज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन कहते हो आप इसको। यस सर। जो एनर्जी मोशन की वजह से होती है वो काइनेटिक है, और जो एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है वो पोटेंशियल है। तो जब भी आपसे कोई पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो पोजीशन कौन सी है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम देख रहे हैं। तो हमारी पोजीशन जो है वो M1 से R डिस्टेंस पे है, मतलब R इज द पोजीशन। पोजीशन मतलब
some distance which can be x, which can be y, can be z, can be r. तो हम इसे डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं यार कि अगर मैं इस m2 मास को ना टुवर्ड्स इन्फिनिटी लेके जाऊं, अगर ये m2 मास मान लो इन्फिनिटी पे चला जाए somehow, अगर ये m2 मास इन्फिनिटी पर जाए और हम लोग इसको पकड़ के ले जा रहे हैं, हम लोग इसको पकड़ करके इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे, तो m1 और m2 के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जो कि लेफ्ट साइड डायरेक्शन में लग रही होगी, m1 और m2 के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लेफ्ट साइड लगेगी, तो m2 को इन्फिनिटी पर ले जाने के लिए हम लोग को भी फोर्स लगानी पड़ेगी कोई। यस सर। तो ये v मतलब जो हम लोग फोर्स लगाएंगे, जो हम फोर्स लगाएंगे वो ग्रेविटेशन से ज्यादा लगाएंगे, तभी ये m2 मास इन्फिनिटी पे जा सकता है। जी सर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ m1 ऑन m2 है ना? हाँ, मतलब m1 की वजह से m2 पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अपोजिट अगर हम फोर्स लगाएंगे तभी तो ये इससे दूर जाएगा, बिकॉज ये तो आपस में अट्रैक्ट है। यस सर। राइट। तो इस प्रोसेस में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और ग्रेविटेशन वाली फोर्स कंजर्वेटिव है, तो अगर मुझे ये कहा जाए कि हाउ मच इज द वर्क बाय दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स ने कितना वर्क किया, तो वर्क को हम डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। याद करना, वर्क की जो बेसिक डेफिनेशन है इंटीग्रेशन f ds cos थीटा। यस सर। तो फोर्स हो गया हमारा g m1 m2 by r स्क्वायर, दिस इज फोर्स। डिस्प्लेसमेंट को हम dr से डिनोट कर देंगे, और cos थीटा वो क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ cos थीटा क्या लिखेंगे इसमें, वैल्यू ऑफ cos थीटा -1। हाँ, बिकॉज फोर्स लेफ्ट है और डिस्प्लेसमेंट राइट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर cos थीटा की जगह पर -1 भी आ जाएगा। और इंटीग्रेट करेंगे इसको फ्रॉम द इनिशियल लिमिट r टू द फाइनल लिमिट इंफिनिटी। और ये जब सॉल्व करोगे तो आपका राइट हैंड साइड का जो टर्म आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो आ जाता है माइनस टाइम्स g m1 m2 डिवाइडेड बाय r। ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन आएगा इधर का। और इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो वर्क निकाला गया है, इट शुड बी नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो नाउ आई विल राइट इट माइनस एंड change of a potential energy, that means potential energy which is at infinity and minus a potential energy at r. Minus minus cancel, so that means ki potential energy at r distance will be equal to the potential energy at infinity. Yes sir. ये सर माइनस नहीं आएगा मेरे ख्याल से यहाँ पर, ठीक है ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो आएगा माइनस g टाइम्स m1 m2 by r एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। ये आंसर आएगा आपका, देखो सही है। हाँ सर, ये आ रहा है। So this is potential energy at r distance, which is minus times g m1 m2 divided by r plus potential energy at infinity. This is properly defined. अब क्या करते हो आप, वो कौन से टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फोर्स की टाइप से डिपेंड करता है। जैसे फोर्स अगर ग्रेविटेशन का है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स इलास्टिसिटी यानी स्प्रिंग का है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे उसको। फोर्स दो चार्जेस के बीच में लग रहा है मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। मतलब पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स उसके फोर्स के टाइप पर डिपेंड करते हैं। और सर यहाँ पे ग्रेविटेशनल वो होगा ना जो मतलब जो m की वजह से जो होगा वो इन द सेंस ऑफ लाइक ग्रेविटी वाला तो होगा नहीं। वही है, दोनों में फर्क थोड़ी है। जो दो मासेस आपस में वाला मैं बोल रहा था जी सर, मैं अर्थ की ग्रेविटी वाला बोल रहा था क्योंकि हाइट में तो कुछ ये तो मैंने सुनो तो मेरी बात, ये इन जनरल कोई दो मास है। अब इसमें m1 अगर अर्थ है तो कोई बात नहीं, ये तो इन जनरल बात हो रही है। इन जनरल कि कोई भी दो मासेस होंगे उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी का ये रिजल्ट होगा।
किसी भी दो मासेस के बीच में। ओके सर। ये जनरलाइज बात की जा रही है आपसे भी कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एनी टाइप ऑफ टू मासेस। सर हाँ इसमें सर, समझ लिमिट से लगाई, ये थोड़ा नहीं क्लियर हो रहा है, आर टू इन्फिनिटी वाली। क्या? सर इसमें लिमिट कैसे डिसाइड की, ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। तो हमने आपको बोला ना, स्टार्टिंग में बता दिया था कि M2 मास इनिशियली r डिस्टेंस पे था, देन हम लोगों ने उसको डिस्प्लेस करके इन्फिनिटी पे ले गए। अच्छा हमने स्टार्टिंग में ही बोला आपसे कि इट वाज एट r डिस्टेंस एंड देन वी आर अप्लाइंग अ फोर्स एंड वी आर मूविंग इट टू द इन्फिनिटी, और तभी तो ये -1 लगाया है यहाँ पर। ये -1 इसकी वजह से है, cos थीटा की वजह से, यस सर। क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लेफ्ट है और हम लोग इसको होल्ड करके राइट साइड ले जा रहे हैं। हम लोग यस सर। M2 मास का मोशन राइट साइड है, लेकिन M2 पर ग्रेविटेशन वाली फोर्स लेफ्ट है, इसीलिए आप cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 पुट कर रहे हो यहाँ पर। यस सर। सर ये बताइए सर, पी एट इंफिनिटी हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, वो डिफाइन एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी तो किसी सिंगल पॉइंट पर डिफाइन ही कहाँ है। पोटेंशियल एनर्जी सिंगल पॉइंट पर वैसे भी डिफाइन नहीं है। यस सर। रेफरेंस लेवल लेके करते हैं, डेटम लेवल लेके। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड एट अ सिंगल पॉइंट, तो हमारा यही डेफिनेशन है। लेकिन अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर ये एज्यूम करते हैं, हम यहाँ पर एक रेफरेंस सेट करते हैं, और वो रेफरेंस ये सेट कर देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी विल बी 0। ये हमारा रेफरेंस मानते हैं। यस सर। तो तब हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी एट r डिस्टेंस की वैल्यू बनती है -g टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय r। ये बनती है रिजल्ट। मतलब ये एक्चुअल लॉ है, और ये आप एक रेफरेंस सेट करते हो कि चलो हम ये कह देते हैं कि इनफाइनाइट पर 0 होगा आंसर। हम इन्फिनिटी पर फिर 0 मान रेफरेंस लेवल हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से? बिल्कुल कर सकते हैं। इन्फिनिटी पर 0 मानना कोई कंपल्सन नहीं है। आप इन्फिनिटी पर 20 मानना चाहते हो 20 मान लो, इन्फिनिटी पर 100 मानना चाहते हो 100 मान लो। एक्चुअली रेफरेंस कहां पर और कितना, ये दोनों हमारी चॉइस है। रेफरेंस सर बुक्स में क्या लोकेशन कन्वेंशन फॉलो होता है सर? मतलब इसे क्वेश्चन कोई दे दिया गया तो वहां पे हम लोग को क्या मानना पड़ेगा? नहीं तो नहीं दिया जाएगा ना। एक्चुअली देखो, इसी एम्बिग्विटी को हटाने के लिए क्या करते हैं कि दुनिया भर के जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने एक कॉमन एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है, हम लोग मिल करके ये मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर 0 है। ये उनका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, वर्बल एग्रीमेंट, कि भाई हम लोग थ्रू आउट फिजिक्स जब भी हमारे और आपके बीच में कुछ भी होगा तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। बट इसको लॉ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको लॉ में कन्वर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको नहीं 0 मानना है, कुछ और मानना है तो मान लो। बट हम लोग भी इसी को फॉलो करेंगे। हम भी यही फॉलो करेंगे कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या मान रखी है, इक्वल टू 0। ये हमने मान लिया। यस सर, समझ में आ गया। ये है चक्कर। अब आप ये रिजल्ट फॉलो करेंगे, ये रिजल्ट कि पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, विच इज माइनस टाइम्स जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r। लेकिन इस फॉर्मूले के साथ कुछ लिमिटेशंस है। पोटेंशियल एनर्जी हैज दिस फॉर्मूला, इट हैज सम लिमिटेशंस। नंबर 1 क्या? m1 और m2 जो दो मासेस आप देख रहे हो ना, मास m1 और मास m2, ये पॉइंट मासेस होने चाहिए पार्टिकल के फॉर्म में। मतलब मास m1 और मास m2 ये दो पार्टिकल्स होने चाहिए, या फिर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो और एक पार्टिकल हो। सुनना, फिर से बोल रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का ये रिजल्ट हम न्यूमेरिकल्स में जब यूज करेंगे तो उसके पीछे दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, m1 एंड m2 बोथ आर इन पार्टिकल फॉर्म, और बोथ आर स्फेरिकल, और वन इज स्फीयर एंड वन इज पार्टिकल।
ये 3 कंडीशन है। सर वैसे ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था पिछली बार में कि सर कि सिर्फ स्फेयर और पार्टिकल ही क्यों मानते हैं, मतलब सर अगर कोई इरेगुलर फिगर है तो नहीं, सुनो मेरी बात तो सुनो यार, बड़ी बात सुनो। इन सब के पीछे, इस पूरे रिजल्ट के पीछे का जो बेस है वो क्या है? ये gm1 m2 by r स्क्वायर। यस सर। तो ये फॉर्मूला किसने दिया था? सर न्यूटन ने। न्यूटन ने। तो सर, उनकी न्यूटन। जो न्यूटन के एक्सपेरिमेंट ही पार्टिकल्स के लिए किए गए थे और स्फीयर के लिए किए गए थे। तो जिन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स पर आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया है और उसी से हमारा ये रिजल्ट आ रहा है। यस सर। तो अगर तो न्यूटन दूसरी बॉडीज के लिए लगा नहीं सकते ना। जब फोर्स का ही फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो आगे का डेरिवेशन कैसे चलेगा? यस सर, समझ में आ गया। बस ये ये सर करना है। समझ रहे हैं। चलिए, तो अब आगे से आपको ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है माइनस टाइम्स gm1 m2 डिवाइडेड बाई r। बट फिर बोल दिया दोनों पार्टिकल्स होने चाहिए, एक स्फीयर दूसरा पार्टिकल, या दोनों स्फीयर होने चाहिए बस। इनके अलावा अगर मासेस किसी और फॉर्म में है, जैसे कि मास एक रॉड के फॉर्म में है, मास एक रिंग के फॉर्म में है, मास डिस्क के फॉर्म में है, तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। उन कंडीशंस में इसको काफी यूज नहीं करेंगे, वहां पर ये रिजल्ट वर्क नहीं करता। यस सर। और साथ में हमने ये माना है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है। अब देखो, तो मैं एग्जांपल्स के फॉर्म में दूंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर एक 10 किलोग्राम का पार्टिकल है और यहाँ पर एक 6 किलोग्राम पार्टिकल है और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो अराउंड 2 मीटर का है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी? तो आराम से निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस कैपिटल जी, इसकी वैल्यू नहीं रख रहे अभी, -30 G और m1 m2 10 into 6 और बाय 2 डन। अब यस सर। अगर हम ये कह दें कि हमारे पास एक 10 kg का स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, 10 kg का स्फीयर है और उसकी जो रेडियस है वो लेट्स से 1 मीटर है, और स्फीयर के सरफेस से कुछ मान लेते हैं, सपोज 3 मीटर के आगे हमने एक पार्टिकल रखा 6 किलोग्राम। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगी? एट दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहे तो सर R को 4 मानेंगे। हाँ, तो तब भी यही फॉर्मूला लगेगा माइनस जी -15 आएगा। 10 into 6। बट ये जो डिस्टेंस होगा स्मॉल आर वो स्फीयर के सेंटर से देखा जाता है। सेंटर से वो पार्टिकल कितनी दूर है? तो 1 मीटर प्लस 3 मीटर यानी कि टोटल हो गया ये 4। सर स्फीयर कोई भी ले सकते हैं, हॉलो या मतलब सॉलिड। हाँ, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब कि अंदर से सॉलिड और हॉलो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मस्ट बी अ परफेक्ट स्फीयर। ओके सर। और तीसरा केस, थर्ड केस जो हम लगा सकते हैं जहां पर ये क्वेश्चन को वो ये है कि दोनों ही मासेस हमारे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के दोनों मासेस। तो हमारे पास यहाँ पर भी स्फेरिकल मास है और यहाँ पर भी स्फेरिकल मास है, बोथ आर स्फेरिकल। ठीक है, इसका रेडियस मान लो r1 है, इसका रेडियस r2 है, और इनके सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस, मतलब सरफेस टू सरफेस, ये डिस्टेंस हमारा d है। ये m1 मास और ये m2 मास। क्या लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर? सर जी सर m1 -G m1 m2 अपॉन r1 + r2 + d। प्लस d। माइनस जी m1 m2 और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, तो दैट इज r1 प्लस r2 एंड प्लस d। ये इनका आंसर बन जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये हो गया रिजल्ट यार पोटेंशियल एनर्जी का। इनके अलावा अगर कोई केस है तो काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। इनके अलावा अगर कोई भी केस है तो ये रिजल्ट वर्क नहीं करता।
एक सेकंड बच्चे, चलिए अब पोटेंशियल एनर्जी हमने डिस्कस किया है। देखो एक बार बता दें आपको, वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ते हैं कुछ चीज, उसको एक बार क्लियर कर दूं। हम लोग अगर मान लो हम एक अर्थ की बात कर लें कि अर्थ है, उसका कुछ मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है, और इसके सरफेस से एच डिस्टेंस ऊपर हुआ, सरफेस से एच डिस्टेंस ऊपर हमने एक स्मॉल एम पार्टिकल लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये केस क्या बन रहा, पार्टिकल और स्फीयर वाला। यस सर। तो सेंटर से वो पार्टिकल कितनी दूर है? आर प्लस एच। आर प्लस एच। एक रिजल्ट ये होगी, ठीक, सुनो ध्यान से देखना नाउ। और इसको मानते समय क्या माना जा रहा है, इस रिजल्ट को लेते समय क्या मान रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर 0 है। यस सर। ये तो मान रहे हैं? यस सर। ठीक है, आप देखो ये पोटेंशियल एनर्जी एट एच हाइट है, जब ये मान लिया जाए कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर 0 है। और यही पार्टिकल अगर सरफेस पे होता, तो अगर यही पार्टिकल अर्थ के सरफेस पे होता तो डिनोमिनेटर में केवल आर होता, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। अगर ये पार्टिकल हाइट पे ना होकर के इसके सरफेस पे होता तो। यस सर। ठीक, अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट एच हाइट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस का डिफरेंस क्या आएगा? इन दोनों को सेपरेट करेगा तो ये आएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच। यस सर। ठीक, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एच ओवर आर टाइम्स आर प्लस एच। सही चल रहा है ना? यस सर। अब देखिए, अगर हम एक अप्रोक्सीमेशन लगाएं, अगर हम एक अप्रोक्सीमेशन ये यूज करें कि h बहुत छोटा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, ये अप्रोक्सीमेशन लगा लेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पर माइनस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस की वैल्यू तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगी माइनस, हाँ, g कैपिटल M, यहाँ पर नीचे r स्क्वायर बन जाएगा, यस सर। स्मॉल m इंटू h और आएगा। सर। एच को तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना। तो न्यूमरेटर में कर रहे हैं, ऊपर थोड़ी, ओके सर। सॉरी डिनोमिनेटर में से r प्लस h को r लिखेंगे, न्यूमरेटर में तो h रहेगा, क्योंकि यस सर। कैपिटल R के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, वैसे नेग्लिजिबल क्वांटिटी नहीं है, किसी के सामने वो उसकी वैल्यू 0 आ रही है। और ये जो Yes, टर्म होता sir. है GM बाई कैपिटल R स्क्वायर, ये जो टर्म होता है ये स्मॉल जी होता है। ये स्मॉल g माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं, तो दैट इज स्मॉल m, और ये स्मॉल g कहलाते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू h, mgh, जो आप पहले पढ़ते थे कि पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। Yes. सो दैट इज क्या, mgh क्या है? अगर आप ध्यान से देखो व्हाट इज mgh, तो mgh इज पोटेंशियल एनर्जी एट सम हाइट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस। दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस प्लस mgh, मतलब u एट सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस, एंड प्लस mgh
gives me the potential energy at height h. हाँ सर, पर ये जब बताया हम रहता था कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट एब्सोल्यूट, वो रेफरेंस लेवल के हिसाब से जब हम वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन करते थे तो हम सरफेस की वैल्यू को 0 मानते थे। यस सर। तो हम कहते थे कि सरफेस से h हाइट ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि जो आज आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो ना -gm1m2/r और पहले जो फॉर्मूला पढ़ा है mgh, ये अलग अलग नहीं है, दोनों फॉर्मूले हैं एक ही, यहीं से वो डिराइव होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, उसका डेरिवेशन तो यहीं से आ रहा है। मतलब कि मोर जनरलाइज फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा होगा? सर ये वाला -gm1m2/r, ये मोर जनरलाइज है। और सर यहाँ पे Yes. तो इसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इस फॉर्म में आंसर आ रहा है। हाँ, मतलब कि ये समझने वाली चीज है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh तब लग पाएगा। ये रिजल्ट कब आया मेरा? जब हमने एक अप्रोक्सीमेशन लगा रखा है, कौन सा? दैट हाइट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द रेडियस। तो ये अप्रोक्सीमेशन अगर है तब तो पोटेंशियल एनर्जी mgh वाले फॉर्मूले से लिख सकते हो। लेकिन अगर ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी का जो सही फॉर्मूला है, मतलब जो जनरलाइज फॉर्मूला है, वो है -gm1m2/r वाला। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। अब प्लेनेटरी मोशंस में जो प्लैनेट्स के मोशंस हैं, सैटेलाइट्स के मोशंस हैं, वो लो हाइट पे हैं या ज्यादा हाइट पे होते हैं? मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, ये लो हाइट के तो ऑब्जेक्ट है नहीं कि हमको छत पे खड़े होकर दिख जाएंगे। यस सर। आज तक हमें इंडिया ने इतने सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं, क्या आज तक हमें घर के ऊपर कोई सैटेलाइट दिखा पर? नहीं दिख रहा है। नो सर। मतलब वो इतनी ज्यादा हाइट पे है वो। तो सैटेलाइट्स की पोटेंशियल एनर्जी, प्लैनेट्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है अगर आपको, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे mgh वाला। तब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ये -gm1m2/r। ठीक है, बोलो। यस सर। सर जहाँ पर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा हो जाएगी हाइट, वो यही वहां पर केसेस हम होंगे, वो यही केसेस होंगे, वो होंगे सैटेलाइट के केस और प्लेनेट के केसेस। ओके सर। हाँ, बाकी आप कोई कहे कि एक क्रिकेट बॉल को हिट किया, तो क्रिकेट बॉल तो कम ही हाइट पे जाएगी, कितना हिट कर लोगे उसको आप? उसके लिए mgh चलेगा। मतलब खुद से समझना होता है यार। अब सुनिए, जो पोटेंशियल एनर्जी हमने डिस्कस किया है यहाँ पर, उसको और आगे एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो ये हुई कि हमने यहाँ पर अगर कोई मास लिया, मान लो कैपिटल M, और इससे r डिस्टेंस पर स्मॉल m है, इससे r डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉल m मास रखा है। तो अभी अभी जो हमने डिस्कशन किया उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जनरलाइज में क्या लिखोगे? इन जनरल अगर इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो मेरे को, तो gm/r माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, ये इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। यस इन जनरल। अब अगर इसी में ना आप एक स्पेशल केस लगाओ यार, कि यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू 1 कर लो, अगर आप मतलब इस स्मॉल m की वैल्यू को 1 कर दे, यहाँ पर यूनिट मास ले ले। सपोज दैट हियर इज यूनिट मास, स्मॉल m इज 1। यही चीज u अपॉन m कर रहे हैं। दिस टर्म is now defined as capital V, which is called gravitational potential. Gravitational potential, और ऊपर जो U लिखा है वो पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब डिफरेंस क्या है इन दोनों में अगर ध्यान से देखो तो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये नहीं कह सकते सर यहाँ पर m को यूनिट मास लेके कर रहा है कि दोनों साइड से डिवाइड करके तब ये v आया है? मतलब एक तरीके से यहाँ पर
किसी मास की पोटेंशियल एनर्जी निकाली और उसको मास से डिवाइड किया, मतलब यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी, ये कह लीजिए। ओके सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मींस एनर्जी ऑफ यूनिट मास एट दिस पॉइंट, मतलब यहाँ पर अगर 1 किलोग्राम का मास ले लूं मैं और यहाँ पर कोई भी मास ले लो आप, तो ये चीज कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इनफैक्ट प्रॉपरली इसको ये कहा जाता है, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बाय कैपिटल एम एट आर डिस्टेंस। ये प्रॉपरली इसको ऐसे बोला जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बाय दिस मास एट आर डिस्टेंस means potential energy of unit mass at this point. सो यानी बेसिकली हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसा उसी टाइप का है, राइट। यूनिट मास कर दिया तो पोटेंशियल बन गया, और यूनिट मास नहीं है तो एनर्जी बन गया वो। यस। बट अब इसकी इंपॉर्टेंस देखना है मुझे यार, इसकी एक इंपॉर्टेंस क्या, इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के फॉर्म में दिखाऊं। तो अगर मैं आपसे एग्जांपल में ये लूं और कह दूं कि यहाँ पर कोई ये मास है, सपोज दैट यहाँ पर एक मास है और वो 5 into 10 to the power कुछ 11 किलोग्राम का मास है, 5 into 10 to the power 11 किलोग्राम मास है, और इससे सपोज 50 सेंटीमीटर आगे जाकर के आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा, व्हाट इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ये पूछ लिया आपसे, -10 की पावर 10 into g। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, सीधा सीधा फॉर्मूला, कैपिटल V इज माइनस G is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 into the mass given as 5 into 10 to the power 11 upon this 50 centimeter, which is 0.5 meter. हाँ सर, सेंटीमीटर में मैंने देखा नहीं, वो देख लीजिएगा। और यूनिट क्या बनेगी इसकी, एनर्जी बाय मास, एनर्जी बाय मास, तो एनर्जी मतलब जूल्स में आएगा और पर वॉट, जूल्स पर केजी, एनर्जी अपॉन मास है ना, जूल पर केजी। नहीं सर वॉट नहीं होगा, जूल पर केजी होगा ये सर। वॉट नहीं आएगा इसमें, जूल पर केजी। हाँ सर वो बाय टाइम होता है ये सर, थोड़ा सा गलत होता है। यानी कि पोटेंशियल का फिजिकल मतलब पता होना चाहिए, फॉर्मूला तो पता है ही है, बट इसका फिजिकल मतलब भी पता होना चाहिए। पोटेंशियल का फिजिकल मतलब, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब इनडायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी ही है ये, बट 1 किलोग्राम के मास के लिए। यानी कि अगर मैं कहूं कि किसी जगह पर, मतलब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछूं कि एट सम पॉइंट gravitational potential is, say for example minus 30 joule per kg. Find potential energy of 3 kilogram at this point. So -90 जूल। अब आप समझ जाओगे बिल्कुल। सर जब आप जैसे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 1 कूलम चार्ज के लिए कर, वैसा ही है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी वाला ही है वैसे भी, कि पोटेंशियल -30 का मतलब दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 kg, यूनिट से पता है, जूल पर केजी, 1 किलोग्राम की इतनी एनर्जी, 1 किलोग्राम की ये एनर्जी है, तो 3 किलोग्राम की कितनी हो जाएगी, सिंपल यूनिटरी मेथड टाइप लगा लो, -30 मल्टीप्लाइड बाय 3 -90। अब आधी बात समझ में आई है, धीरे धीरे, वोल्ट नहीं यार, -90 जूल्स, ठीक है। यस। तो अब हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, देखो हमने दो बातें लर्न की कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एडवांटेज ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर मालूम चल जाएगा तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई करके एनर्जी बना देंगे, या अगर एनर्जी पता है तो मास से डिवाइड करके पोटेंशियल बना सकते हैं।
यस देखिए सुनिए, इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आया, देखो इसके लिए मैंने क्या लिमिटेशन बताई थी आपको, इसकी लिमिटेशंस। सर सिर्फ स्फेयर और पॉइंट मास ले सकते हैं। हाँ राइट, तो ये जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है ये भी स्फेरिकल मास के लिए है या फिर पार्टिकल के लिए है। द पोटेंशियल फॉर्मूला इज ओनली फॉर स्फेरिकल मासेस और पॉइंट मासेस, बस, और किसी फॉर्म में नहीं होगा। तो अगर मान लो हमारे पास मतलब मासेस कई सारे हैं, उनका ग्रुप है, पूरा ग्रुप ऑफ मासेस होगा, तो क्या रिजल्ट बनेगा यार ग्रुप ऑफ मासेस में? मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास कोई m1 मास है, यहाँ पर हमारे पास कोई m2 मास है, और यहाँ पर एक कोई पॉइंट P है, ये m1 से r1 डिस्टेंस पे है और m2 से r2 डिस्टेंस पे है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, जिसको हम कैपिटल V लिख रहे हैं, कैपिटल V एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे माइनस जी कैपिटल M बाई आर। सो अगर मैं ये फॉर्मूला M1 के लिए यूज करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस जी सर M1 माइनस जी M1 प्लस M2 बाय आर हो जाएगा टोटल में, एंड फॉर M2 इट विल बी माइनस जी M2 बाय R2। मतलब कि अगर एक से ज्यादा मास है तो सबके लिए सेम फॉर्मूला लगा करके सबको ऐड कर दो। और सबसे बड़ी बात क्या है, एनर्जी बाई मास, तो एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, मास भी स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि पोटेंशियल एक स्केलर वैल्यू है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें। जब डायरेक्शन नहीं है तो ऐड करना बहुत आसान हो जाता है। सिंपली यहां से जो पोटेंशियल आएगा, जो यहां से पोटेंशियल आएगा, दोनों को उठा करके ऐड कर दिया, खत्म हो गया मेरा। कोई डायरेक्शन वायरेक्शन तो है नहीं इसमें। नो सर। ठीक है, ये हो गया। तो जितने भी मासेस हो आप इसके लिए काम कर सकते हो, जितने मास होंगे उन सबके लिए ये काम करोगे। अब सुनो, सर माइनस जी सिग्मा ऑफ M1 अपॉन MI अपॉन RI कर। हाँ वही। अब ये ग्रुप ऑफ मासेस के लिए है ना, सुनिएगा। सपोज दैट हम एक रिंग की बात करें, अगर रिंग मतलब हमारे को एक डेरिवेशन करनी है विच इज द पोटेंशियल बाय रिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बाय रिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बाय रिंग, मान लीजिए करना हो। तो अगर हम एक रिंग चूज कर रहे हैं मान ले, और उसका मास है कैपिटल M का, उसकी कुछ रेडियस है सपोज A की, या कैपिटल R उसका रेडियस मान ले, और उससे कुछ x डिस्टेंस पे हमें कोई पोटेंशियल निकालना हो। आपसे कहा जाए कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो हमें फॉर्मूला तो पता है यार, हमें फॉर्मूला पता है सुनो एक बार सुन लो पहले। पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो है माइनस जी कैपिटल M बाई आर, ये मुझे पता है। लेकिन साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब मास या तो पार्टिकल के फॉर्म में हो या स्फीयर के फॉर्म में हो। वो यहाँ नहीं, यहाँ पर मास रिंग के फॉर्म में है। तो रिंग होने की वजह से, बिकॉज मास इज इन फॉर्म ऑफ अ रिंग, दिस रिलेशन विल नॉट वर्क, ये रिलेशन वर्क नहीं करेगा यहाँ पर। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर ये करो, जो रिंग है उसको हम कई सारे एलिमेंटल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसको कई सारे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं। यस सर। सर और हम एक पार्टिकल्स छोटे को से सम करके एलिमेंट, फिर पूरा उसका पोटेंशियल एक छोटे से एलिमेंट को क्या मान सकते हैं, एक छोटे से एलिमेंट को DM। उसको तो पार्टिकल मान सकते हैं ना यस सर। भाई। यस एक रिंग का छोटा सा टुकड़ा ये तो पार्टिकल है, तो इसके लिए तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। यस सर। सो माइनस जी DM ओवर, यहां से वो पॉइंट कितनी दूर होगा, तो ये हम थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एंड रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ये थोड़ा सा आप देख सकते हो कि ये रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर कैसे आएगा। होगा नहीं यार, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना,
ये ऑन एक्सिस है, तो ये इस डीएम मास का आ गया। ऐसे एक और डीएम मास होगा, फिर एक और डीएम मास होगा, ऐसे करके कई सारे डीएम मासेस होंगे हमारे पास। उन सब के लिए लगा करके और फाइनली इसको इंटीग्रेट करके पूरा पोटेंशियल आ जाएगा। और इसमें इंटीग्रेशन एक्चुअली है नहीं, क्योंकि माइनस जी बाहर हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, सिर्फ डीएम बचेगा। तो पूरा और डीएम इंटीग्रेट होकर के रिंग का पूरा मास हो जाएगा कैपिटल एम। तो अब आप ये कह सकते हो कि ये पोटेंशियल बाय रिंग का फॉर्मूला है, पोटेंशियल बाय रिंग। ये फॉर्मूला पोटेंशियल बाय मास कैपिटल एम provided the mass is either particle or a sphere. This is potential by the mass capital M, but now this time the mass is in a circular ring form. सर इसमें एक चीज पूछनी थी सर, ये डेरिवेशन तो क्लियर है, पर सर जैसे एक दिन ऐसे ही मन में थॉट आया था कि जो ये रिंग वाले केस होते हैं इसमें सर डीएम को m इंटू डी एक्स अपॉन 2πr क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली हम फायदा नहीं हो रहा ना, क्योंकि डीएम लिखने से हमारी इंटीग्रेशन आसान हो रही है, बस और कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है उसकी। मतलब ये एक मैथमेटिकल स्टेप है जो आसान पड़ता है डीएम लिखने से, बिकॉज डीएम लिख करके सीधा हमने उसको मास कर दिया। यस सर। मतलब पार्ट ऑफ प्रैक्टिस कर लो यार, पार्ट ऑफ प्रैक्टिस कर लो कि ये हम लोग की प्रैक्टिस, इसलिए हम लोग पहले से जानते हैं कि ऐसा करने से आसान आएगा। वो देखो, वो हमारे लिए चैलेंज नहीं है, ये हमारे लिए चैलेंज नहीं है कि ऐसा क्या हो गया। मतलब मैथ्स के ऊपर ना अपना दिमाग लगाओ, आप दिमाग बार बार बोलो, क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम गलत फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसके ऊपर फोकस करना है, जो बीच में मैथ इन्वॉल्व हुई है उसको छोड़ दीजिए भैया, ये अभी नहीं, 6 महीने बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। बट ये दोबारा कोई नहीं बताएगा यार कि पोटेंशियल के इतने सारे फॉर्मूले होने का क्या मतलब है। तो वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मास के ऊपर। जैसे मान लीजिए हमने अगर मास एक रॉड के फॉर्म में लिया, मतलब मास m एज रॉड, हमने रॉड का मास लिया, मतलब एक रॉड है, इसकी पूरी लेंथ हमने मान लो l कर दी, टोटल लेंथ l है, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बताइए पोटेंशियल कितना होगा। यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, क्या करना चाहिए बताओ? सर एक डीएम मास मानेंगे रॉड पे, उससे यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर पूरी रॉड के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं लगा रहे इसको? सर क्योंकि रॉड एक पार्टिकल या फिर एक कोई स्फीयर नहीं है। हाँ, ये क्यों नहीं लगा रहे? ये भी तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ये भी पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ये भी पोटेंशियल का फॉर्मूला है, तो हम इसमें क्यों नहीं लगा रहे? सर शेप्स अलग है बॉडी की, क्योंकि ये रिंग के लिए है, ये पार्टिकल और स्फीयर के लिए है, ये कुछ और ही है। तो हमें फ्रेश डेरिवेशन की ज्योमेट्री, तो हमें डेरिवेशन करनी पड़ेगी। डेरिवेशन कैसे करेंगे? यहाँ पर एक एलिमेंट चूज कर लेंगे। अब आप वो काम करोगे, इससे y डिस्टेंस ऊपर जाएंगे और इसको dy मान लेंगे। यहाँ पर करना पड़ता है, सिर्फ रिंग छोड़ करके बाकी सब में ये सारा काम करना होता है हमें। और इसका मास हम dm कर देंगे। तो पहले dm कैलकुलेट करेंगे, वो होगा टोटल मास बाई टोटल लेंथ इनटू दिस dy। फिर डीएम की वजह से पोटेंशियल निकालने में इसका यूज कर सकते हैं, बिकॉज डीएम जो होता है वो एक पार्टिकल होता है। यस। तो डीएम की पोटेंशियल के लिए ये फॉर्मूला चलेगा, तो माइनस कैपिटल जी ओवर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस डीएम मास फ्रॉम द पॉइंट, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, तो रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन डीएम की वैल्यू विच इज m by l dy। तो यहाँ पर m अपॉन l टाइम्स dy। और पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसमें y के लिमिट्स,
तो y हमने सेंटर पॉइंट से लिया है, ध्यान देना। तो सेंटर से माइनस L/2 से प्लस L/2। नाउ दिस इज द पोटेंशियल फॉर्मूला बाय द रॉड। ये रॉड का पोटेंशियल फॉर्मूला है। यस सर। अब ये पोर्शन में अगर आप सोचोगे यार कि इसके आगे कैसे आंसर आएगा, तो ये थोड़ा सा मैथ है। मैं एक सिंप्लिसिटी के लिए इसको a मान लेता हूँ, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन में भी आता है। ये रिजल्ट एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में आता है। सर तो इन रिजल्ट्स को याद करने की जरूरत होती है कि इन्हें रेफर कर सकते हैं, मतलब बार बार बुक से? इंटीग्रेशंस के लिए यस सर। अरे अभी रेफर करो, किताब है तो बता दो क्या आएगा आंसर इसमें। तो मैं बात पूछना पड़ेगा सर। हाँ, तो कोई जरूरत नहीं है, मैं भी छोड़ दे रहा हूँ इसको कि क्या होगा, लेकिन मैं कौन सा इसको सॉल्व करने जा रहा, नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। हमें तो सिर्फ ये समझना होता है यार कि भाई स्कूल एग्जामिनेशन में और जेई एग्जामिनेशन में यही फर्क है ना, कि आपको पोटेंशियल का एक फॉर्मूला बता दिया है स्कूल पे, लेकिन अब आपको ये बताना भूल गए कि यार कब कब लगाना है, कब नहीं लगाना मुझे। तो मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ मासेस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल के फॉर्मूले बनेंगे। यस सर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये वैसे माइनस gm अपॉन y स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ही आएगा। क्या चीज? सर ये जो रॉड के लिए जो v डिफाइंड है। आप फाइनल आंसर बता रहे हो? यस सर। नहीं, ये तो कुछ ऐसा आएगा यार, माइनस बाहर चला जाएगा, जी कैपिटल M अपॉन L, ये तो बाहर आ गया, और dy अपॉन रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका ना कुछ अलग ही रिजल्ट होता है यार, ये मेरे को भी याद नहीं आ रहा, मतलब इस सर टाइम। y स्क्वायर को मैंने कांस्टेंट मान के बाहर कर दिया है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट को बता, इसका आंसर क्या है। Yes, मतलब मैं खुद इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं रखते यार, मैं सही बताऊं, मैं आपसे क्यों बोलूं, झूठ नहीं बोलता, ये मैं आपको भी नहीं बोलूंगा कि आप रटो इसे। आज तक जेई के एग्जाम्स में जरूरत नहीं पड़ी, आज तक, मतलब जो सर फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ती, फिजिक्स के एग्जाम में तो खास तौर पर नहीं पड़ती। इसका जो रिजल्ट है कहीं लिखा होना चाहिए यार, इसमें भी नहीं है, किसी मैथ की बुक में ही होगा यार, हमारे पास भी नहीं है बच्चा, ये तो लॉग वॉग में कुछ होगा इसका, छोड़ दे रहे यार, बाद में देख लेंगे, है ना। मतलब ये जो आ रहा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, शायद लॉग में ही आता है ये, इसका रिजल्ट ना शायद लॉग के फॉर्म में आता है यार ये। बट अभी टाइम में आप इतना भी छोड़ दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर मैंने सर्च करा सर, आगे नेचुरल बढ़े। लॉगरिथम में आ रहा है। हाँ, ये लॉग में आता है यार ये, छोड़ दो उसको ना, अभी कोई Yes, दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ, मैं बार बार बोला, प्रोसेस पे फोकस करिए कि करना क्या है मेरे को यहाँ पर। अब अगर मान लो आपसे एक लास्ट एग्जांपल और दिखा देते, अगर मान लो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और अब की बार जो मास है वो रिंग के फॉर्म, सॉरी डिस्क के फॉर्म में, मतलब हमने यहाँ पर डिस्क टाइप का ऑब्जेक्ट ले लिया, कैपिटल M, तो उसका एलिमेंट रिंग डिस्क हो टाइप। जाएगा। हाँ, और इसका रेडियस कैपिटल R है, और इसमें कहा जाए कि इसके सेंटर से कुछ इधर आ गए, समथिंग लाइक a डिस्टेंस या जो भी डिस्टेंस है, और यहाँ पोटेंशियल चाहिए मेरे को। तो आपने सही बोला कि डिस्क में एलिमेंट किस टाइप का लेते हो, कई बार ये तो हो चुके हैं, सब चीजें कई बार रिपीट हो चुकी हैं। सर रिंग ही लेंगे। रिंग, तो आप एक रिंग बना लो इसमें, जिसका रेडियस R होगा और उसकी विड्थ dr होगी। उस रिंग सर में कितना मास होगा, उस dr पोर्शन के रिंग का मास कितना होगा, तो टोटल मास m अपॉन टोटल एरिया,
इनटू पाई आर डी आर 2 पाई आर डी आर आता है। ये एरिया कई बार रिपीट हो चुका है, ये बता रहा हूँ आपको। ये जो डी आर पोर्शन का एरिया बनता है वो बनता है 2 पाई आर डी आर। यस सर। ये क्या सर निकल के रिबन आ रहा वाला है? देखा। रिबन होता है, रिबन। हाँ हाँ सर, जो उसको स्ट्रेटन कर दे तो एलईडी भी यस हो सर, जाता है। रिबन। अब तो ये मास निकला ना हमारा, ये किस चीज का मास आया? सर एलिमेंटल रिंग सर सर जो एलिमेंट सर, एलिमेंटल रिंग का आया। रिंग के एलिमेंट का। हाँ तो और अगर कोई मास रिंग के फॉर्म में है, अगर कोई मास रिंग के फॉर्म में है तो पोटेंशियल बराबर माइनस GM बाई इतना होता है। यस तो Yes, हमारा इतना मास, ये मास रिंग के ही फॉर्म में तो है। दिस मच मास इज इन द रिंग फॉर्म। यस सर। तो इस मास के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यस सर। सो माइनस इसमें G लगा देते हैं, मास की जगह तो ये पूरा चीज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज रूट ऑफ ए स्क्वायर, एंड कैपिटल R मीन्स द रेडियस ऑफ रिंग। सो आवर रिंग हैज अ रेडियस ऑफ स्मॉल r। ठीक है ये चीज। यस yes, और लिमिट्स क्या लगाएंगे इसकी? 0 से minus r by 2 नहीं, r बाई 2। इसमें तो रिंग है ना यार, तो सबसे छोटी रिंग 0 रेडियस की बनेगी और सबसे बड़ी रिंग r रेडियस की सबसे बनेगी बड़े 0 से r। अब इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अभी हम अपना टाइम इंटीग्रेशन में खराब नहीं करना चाह रहे हैं, अदरवाइज इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, बट वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज की डेट में आप किसी भी नेट पर सर्च कर लोगे, बुक में देख लोगे, इंटीग्रेशन मिल जाएगा इसका। ओके आगे बढ़े भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्लियर, आगे बढ़े। यस yes sir, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। फॉर्मूले के साथ आपको ये जरूर याद रखना चाहिए, फॉर्मूले के साथ ये बात। स्मॉल आर किस चीज, रिंग की रेडियस है। हाँ ये जो रिंग हमने बनाई है ना स्मॉल r, ये रेडियस है यहाँ तक। ओके सर। ठीक है। सर मैं ये पूछ रहा था सर, ये जो पोटेंशियल है सर, ये रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए तो डिफाइन होगा नहीं, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट लेंगे सर उसका तो नहीं कुछ होगा डिफाइन नहीं तो सबके लिए डिफाइन। होगा। सुनो ये मत कहो कि मास कैसा भी हो, ट्रायंगल हो, एलिप्स हो, सर्किल हो, पैराबोला हो, सबके लिए होगा। ये अलग बात है कि क्या हम लोग उसको कैलकुलेट करने लायक है या नहीं है, ये पूछो आप। डिफाइन होगा, बट आप ये कह सकते हो कि सर हम लोग या हमारी मैथमेटिकल स्किल अभी नहीं है जिसमें कि हम उसको कैलकुलेट कर पाए। सर मतलब उसमें रॉड एलिमेंट लेंगे। हाँ ले सकते हैं। ऐसा दुनिया में कोई Yes, मास नहीं है जिसका पोटेंशियल डिफाइन न कर पाओ आप। बट समझ गए सर। किस स्टेज पे हो सकता है कि 11th में डिफाइन न कर पाए, मतलब डिफाइन नहीं, कैलकुलेट न कर पाए, क्योंकि उतनी मैथ नहीं आती ना हमको भी। yes sir, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोटेंशियल का मतलब भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर एक कैपिटल M मास, यह M1 मास रिंग के फॉर्म में है, और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक M2 मास है, वो पार्टिकल है। M2 मास एक पार्टिकल के फॉर्म में है और इसका रेडियस कैपिटल R है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी इसमें? पोटेंशियल एनर्जी minus g m1 m2 upon r। फिर देखो, पोटेंशियल एनर्जी अगर हम ये लिखते हैं कि माइनस GM1 M2 बाई R, तो ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि इसके साथ ही सॉरी सर, लिमिटेशन बताइए आपको। मैं रिंग का फॉर्म। ये तब लगता है जब दोनों मास पार्टिकल हों, या दोनों स्फीयर हो, या एक स्फीयर और एक पार्टिकल है। वैसा ही नहीं, एक तो पार्टिकल है दूसरा रिंग है। तो हम क्या करके yes, बताएंगे कि पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास होता है, और रिंग के केस में ये पोटेंशियल है। इन केस ऑफ रिंग पोटेंशियल पता है, माइनस
g कैपिटल M बाय रूट ऑफ दिस r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। क्या है ये चीज फॉर्मूले के हिसाब से? दिस इज पोटेंशियल ऑफ रिंग। इन अदर वर्ड्स इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास। Potential of ring is same as the energy of unit mass, but we have mass of m2 at this point. So हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? m2, तो ये चीज बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए सर? स्मॉलर डिस्टेंस, हाँ जी बच्चे। सर स्मॉलर डिस्टेंस है रिंग और M2 के बीच में। हाँ हाँ हाँ, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ध्यान दो, बार बार बोल रहा हूँ आपको यार, ये Yes. गलती होती है। तो ये जो हम डिफरेंट डेरिवेशंस करते हैं ना यार, कि हम सबके पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो उसका पर्पस क्या है? क्यों डिराइव कर रहे हो आप पोटेंशियल के फॉर्मूले को? सो दैट कि अगर मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रहेगा तो उसमें मास मल्टीप्लाई करके मैं क्या निकाल सकता हूं? पोटेंशियल एनर्जी। ओके जी, यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए आगे से कुछ क्वेश्चंस और दे रहे हैं, वो ध्यान सुना। लाइक एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन ये है कि बहुत केयरफुली सुनना है इस चीज को यार, बहुत केयरफुल होकर चलना है। एंड दिस प्रॉब्लम इज अबाउट द वर्टिकल हाइट, मतलब मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। तो ये कह रहे हैं कि एक अर्थ है, अर्थ या कोई भी प्लेनेट ले ले, और उसका अपना एक सर्टेन मास है m, उसकी सर्टेन रेडियस है r, और इसके सरफेस से हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, मतलब एक स्मॉल m मास को सरफेस से कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड की, और वो वेलोसिटी जो दी जा रही है वो k स्मॉल k, कुछ नंबर है, कोई कांस्टेंट है स्मॉल k, इनटू रूट ऑफ कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। ये है, हमने एक वेलोसिटी दी है विच इज k, वेयर k इज सम नंबर, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, k इज अ कांस्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल G कैपिटल M बाई R। बताओ कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है? अब मैं इसको पहले बताऊं, देखो हम लोग जब काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ते थे, तो काइनेमेटिक्स चैप्टर में ये बताया गया था कि अगर आप एक बॉडी को u स्पीड से फेंको तो उसकी मैक्सिमम हाइट निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, इसीलिए u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, मैक्सिमम हाइट। बोलो ठीक है ये? यस सर। यस सर। और अगर उसको एंगल पे फेंके u स्पीड से थीटा एंगल पर, तो भी उसकी एक मैक्सिमम हाइट होती है, एंड दैट इज बाय प्रोजेक्टाइल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है? यस। लेकिन ये जो फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं, ये दो फॉर्मूले जो हैं, ये इनमें प्रॉब्लम क्या है? ये तभी काम करते हैं जब g की वैल्यू कांस्टेंट मानी जाए, कांस्टेंट, या बॉडी को बहुत कम स्पीड से फेंका गया हो। क्या किसी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में आप सैटेलाइट के बारे में बात करते हो या प्लैनेट्स के बारे में? नो सर। तो काइनेमेटिक्स में एक बॉल को मारा गया, फुटबॉल फेंक दी गई, क्रिकेट की बॉल फेंक दी गई, तो मतलब डेली लाइफ की चीजों की बात होती है। तो डेली लाइफ की चीजों की जब बात हो रही है और मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन है, तब तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, लेकिन यहाँ पर प्लैनेट्स की बात हो रही है।
सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, एस्ट्रोफिजिक्स जिसको बोल सकते हो। इसमें अगर हम किसी मास को कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं तो इसकी मैक्सिमम हाइट हम इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे। अब इसकी अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, कि मैक्सिमम हाइट इसकी क्या बनेगी यहाँ पर, h। तो ये फॉर्मूले वर्क नहीं करेंगे, क्या वर्क करेगा? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सर अगर बेसिक फंक्शन ऑफ h दिया होता तो भी तो शायद निकल आता नॉर्मल क्या चीज, तरीके से। क्या अगर फंक्शन ऑफ h सर g एज अ फंक्शन ऑफ x अगर दिया होता वो तो निकल जाएगा, लेकिन वो उसमें कैलकुलस लग जाएगी ना यार। यस सर। तो हम क्यों कैलकुलस मेथड पे जाएं? सबसे बहुत अच्छा भाई जब आप ग्रेविटी को कंजर्वेटिव time फोर्स लगता है। कह रहे हो, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स कह रहे हो, तो प्रॉपर्टी का यूज करो कि हम एनर्जी कंजर्व करेंगे। यस सर। अब देखो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर क्या पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे यहाँ पर, जब ये सर सरफेस पे होगा। तो अब आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? वी आर टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकल एंड स्फीयर, पार्टिकल एंड स्फीयर। सर G(m1 m2 upon माइनस जी s minus G कैपिटल एम स्मॉल एम हाँ बाय आर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी यस सर। एट द इनिशियल टाइम। yes Yes, sir. एंड व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? सर हाफ m के सर gm हाफ m और v का स्क्वायर सर k स्क्वायर हो जाएगा सर gm by r। स्क्वायर और यहाँ कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर, ये तो स्क्वायर रूट हट जाएगा वहां से। ठीक है बोलो। यस सर। अब जब मैक्सिमम हाइट आ गई तो यहाँ पर क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? 0 पोटेंशियल सर माइनस gm m अपॉन r प्लस h। माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी आर प्लस एच। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करो कि यहाँ की टोटल एनर्जी और यहाँ की टोटल एनर्जी को बराबर कर दीजिए। मतलब दिस माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर प्लस हाफ एम के स्क्वायर जी एम बाई आर इक्वल टू दिस वैल्यू, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस 1/2 स्मॉल एम के स्क्वायर जी कैपिटल एम बाई आर इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम सब कैंसिल हो जाएंगे, सब कैंसिल कर जाएगा और हमारे पास टर्म आ जाएगी यहाँ पर -1/r प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r एंड दिस इज -1/r प्लस h। मैथ चल रही है, मैथ वाला पोर्शन है ये। माइनस यहाँ से हटा देंगे, माइनस यहाँ से हटा देंगे और बीच में एक माइनस लगा देंगे। थोड़ा एलसीएम वगैरह लेकर के अगर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, आई मीन तो ये बन जाएगा 2 माइनस के स्क्वायर ओवर 2r इक्वल्स टू r प्लस h 1/r प्लस h। और थोड़ी मैथ लगा दे इसमें अगर, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ मतलब थोड़ी मैथ मैथ लगा करके h निकालना है मेरे को। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। Sir, यहाँ मतलब 2r, हम सीधे आंसर पे लिख देते हैं यार, आंसर क्या आएगा। तो सिंपली ये आएगा यार, r प्लस h इज नाउ 2r डिवाइडेड बाय 2 माइनस के स्क्वायर। r को उस तरफ ले गए तो h की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से।
ये आर इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस आर और माइनस 2r माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर आर अपॉन 2 माइनस के स्क्वायर, ये आएगी मैक्सिमम हाइट। इसको भी याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये मत समझना कि चीजें याद करने के लिए दी जा रही है, तुमको सिर्फ ये समझना है कि मैक्सिमम हाइट जब निकालना होगा और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जहां पर कि हम प्लैनेट्स की बात करेंगे और सैटेलाइट्स की बात करेंगे, तो वहां पर जो फॉर्मूला काइनेमेटिक्स में लर्न किया था वो काम नहीं करने वाला। अब हमें एक नया कंसेप्ट लर्न करना है, कैलकुलस भी यूज नहीं करना चाहते, तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप एनर्जी को जब उसको प्रोजेक्ट किया वहां की एनर्जी और मैक्सिमम हाइट की एनर्जी इक्वेट करो। साथ में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो पहले यूज करते थे mgh, वो नहीं लगाना। पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला हमने मॉडिफाई कर रखा है -g m1m2 डिवाइडेड बाय r। ठीक है बच्चे? Yes, sir. अब एक स्पेशल केस है, स्पेशल पॉइंट क्या है, अगर k की वैल्यू √2 हो जाए, इफ k इक्वल टू √2 फॉर एग्जांपल, देन दिस मैक्सिमम हाइट infinity. infinity, that means this particle will go up to the infinite height। सर के कोई कांस्टेंट है ना? हाँ कोई नंबर है वो, मतलब जैसे √2 एक नंबर हो गया। So for k equal to √2 the maximum height is infinite, which means this particle will move up to the infinity। अदरवाइज ये कह सकते हो कि ये पार्टिकल कभी वापस पलट के नहीं आएगा नीचे, यानी हमने इसको वो वेलोसिटी दे दी जब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल गया, लौट के वापस आएगा ही नहीं अब, एंड दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। Yes, sir. तो k बराबर Yes, √2, k बराबर √2, k इक्वल्स टू √2, इसको अंदर ले जाओ। दैट मीन वेलोसिटी शुड बी रूट ऑफ, इफ k इज √2, 2 times gm by r, this is called as escape velocity। If you project the body with this much velocity, if you throw the object, if you throw the particle with this much velocity, the maximum height will be, ये अर्थ की ग्रेविटेशन से बाहर चला जाएगा, वापस कभी नहीं आने वाला इस प्लेनेट के ऊपर। Yes. इस बात को समझिएगा, आज केपलर लॉ पे एंटर करने से पहले ये बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी थे, कि हम लोग एग्जाम टाइम में ये समझना बहुत जरूरी है कि कब फॉर्मूला यूज करना है, कब हमें एनर्जी वाली अप्रोचेस फॉलो करनी है। अब जो हम पॉइंट एक अगला क्वेश्चन देंगे वो उसको ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमने किसी एंगल पर थ्रो किया है जिसको हम कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन मान लीजिए, मतलब वर्टिकली नहीं फेंकेंगे, किसी एंगल पर थ्रो कर देंगे जिसे प्रोजेक्टाइल में करते हैं। तो हम इसको थ्रो तो अर्थ के सरफेस से ही करेंगे, फ्रॉम द सरफेस, बट वर्टिकली ना करके किसी एंगल पर। हम इसको यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, वर्टिकल से थीटा एंगल पर, थीटा फ्रॉम द वर्टिकल साइड से थीटा एंगल पर थ्रो कर दे रहे हैं इसको। और मैक्सिमम हाइट क्या होगी इसकी? व्हाट विल बी मैक्सिमम हाइट नाउ? तो ये प्रोजेक्टाइल वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, पहले बता दें आपको। मतलब ये जो मास है
ये कोई ऑर्डिनरी मास नहीं है, इट कैन बी अ सैटेलाइट। यस सर यहाँ पे भी एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे? बिल्कुल, कि ये जो मास होगा, नहीं वो बात ठीक है बच्चा, एनर्जी कंजर्वेशन तो लगेगा, हाँ बिल्कुल सही लगेगा। प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट पर क्या जीरो वेलोसिटी हो जाती है? नो सर, या सर, कुछ एक रहती है सर। कौन सी? वर्टिकल। सर नहीं सर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाली जीरो। वर्टिकली जीरो हो जाती है। इसमें ये इसका पाथ होगा, कुछ ऐसे कर्व टाइप में जाएगा, यस सर। और मैक्सिमम हाइट कब आएगी इसकी? मैक्सिमम हाइट जब भी होगी तो इसके पास जीरो वेलोसिटी नहीं होगी, बिकॉज़ थीटा जीरो। इनफैक्ट कुछ वेलोसिटी रह जाएगी, जो कि सुनना, जो कि इस लाइन जो अर्थ के सेंटर से आएगी इसके 90 डिग्री पे होगी, कुछ v वेलोसिटी रहेगी यहां पर। मैक्सिमम हाइट, एक्चुअली हाइट का क्या मतलब होता है पता है आपको? हाइट मींस द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये तो इसके 90 डिग्री पर कुछ वेलोसिटी होगी। भाई आप देखो प्रोजेक्टाइल में भी यही काम करते हो यार, प्रोजेक्टाइल में कोई नया काम नहीं करते हो। आप बताओ जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया गया था तब भी तो ये करते हो कि मैक्सिमम हाइट क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या ग्राउंड के पैरेलल नहीं हो जाती? मैक्सिमम हाइट जब आया तो क्या उसकी वेलोसिटी यस सर। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक मिनट, सरफेस के पैरेलल वेलोसिटी हो गई, तो यहां भी वही हो रहा है, अर्थ की सरफेस के पैरेलल वेलोसिटी हो गई। अगर आप रेडियस वाले लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी दिखा रहे हो तो रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी दिखाने का मतलब वो वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ है। सर तो इसे मतलब रेंज क्यों नहीं कह रहे हैं, इसे हाइट क्यों कह रहे हैं फिर मैक्सिमम? रेंज ये नहीं होता, रेंज होता है जिस पॉइंट पर आप लॉन्च करते हो उसको, ये वापस अर्थ पे आएगा ना। यस सर। लेकिन भैया मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं यार, जब वॉर होती है ना वॉर, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री पे मिसाइल लॉन्च करती है, आप सोचो कि कितनी दूर जाके गिरते होंगे वो। यस सर, अभी काफी 1000 किलोमीटर होते हैं। इराक विराक में, ईरान में आए दिन ये सब चलता रहता है। यस सर, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये मिसाइल लॉन्चिंग की बात हो रही है, अब उनके लिए रेंज प्रोजेक्टाइल वैल्यू थोड़ी लगा देंगे। मिसाइल कोई हल्की चीज थोड़ी है यार, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रही है, तो रेंज ये डिस्टेंस होगा फ्रॉम विच कंट्री टू द विच कंट्री, बट वो मिसाइल जमीन से कितना ऊपर जाएगी वो मैक्सिमम हाइट है। यस सही बात, सर। ये नेसेसरी है कि सर मतलब अगर ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस डिस्टेंस आपका पे लाइक मैक्सिमम हाइट है। ऑपोजिट फेसेस ऑफ द ग्लोब पे हैं तो मतलब। हाँ जी, कहाँ पे? ग्लोब पे? सर अगर ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ग्लोब पे हैं तो सर जरूरी है कि मतलब थ्रू स्पेस होके ही वो जाए, लाइक विद इन द मिसाइल तो स्पेस एटमॉस्फेयर से, होके वो नहीं जा सकता। अरे भैया तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जाओगे ना, मिसाइल कोई भी लॉन्च करोगे तो अर्थ के सरफेस के ऊपर ही जाओगे, यस सर। तो अर्थ से यस के सर। सरफेस से आप मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जो हो वो हाइट है। ओके सर। देखिए प्रोजेक्टाइल में आप अर्थ के सरफेस को हॉरिजॉन्टल दिखाते हो, क्या रियल में अर्थ का सरफेस हॉरिजॉन्टल है? नो सर। तो यहाँ अर्थ का सरफेस स्फीयर है भैया, हमें आसपास अपनी अर्थ तो बिल्कुल प्लेन दिखती है, लेकिन पढ़ते क्या हो कि अर्थ पूरी स्फेरिकल है, तो हमें तो स्फेरिकल सरफेस नहीं दिखता उसका। यस सर। लेकिन लेकिन अगर 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 जो ये मिसाइल्स लॉन्च होती हैं इनमें कोई बैठ के देखेगा तो अर्थ पूरा पूरा स्फीयर दिखता है उसको। नासा तो और इसरो, बेसिकली अगर देखा जाए तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रोपोस्फियर लेवल्स पे है, ये हाई एल्टीट्यूड्स पे है। वही वही राइट, अब तुम सही बोल रहे हो, बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे हो रहे हैं। तो अर्थ का सरफेस कर्व के फॉर्म में दिखेगा, बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे चले गए तो अर्थ हमको राउंड शेप की दिखती है।
सर ये क्यों मान रहे कि ऑब्जेक्ट फिर से वापस अर्थ पे ही आएगा? हमने क्या बोला, हम किस टाइप की सिचुएशंस की बात कर रहे हैं? हम वॉर वाले मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो वो अच्छा, मिसाइल दूसरी कंट्री में गिरनी भी तो चाहिए, वरना फेंकने का फायदा क्या वो उसको? यस सर। भाई ऐसी मिसाइल लॉन्च करके क्या मिलेगा उस कंट्री को जिसकी मिसाइल ना तो दुश्मन के देश में गिरी और ना उसके पास वापस आई, तो वो तो नुकसान ही हुआ। व्हाइट बॉल डाल के क्या करेगा वो? खैर सो व्हाइट बॉल डाल के क्या करेगा? वही यही मतलब है। हाँ बिल्कुल सही बात। उसका फायदा क्या हुआ उसमें? एनीवे तो अब ये मैक्सिमम हाइट ये हुआ यार, कैसे निकालेंगे? बट रिमेंबर दिस टाइम देयर इज सम वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, देयर इज सम वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। एंड नाउ वी हैव टू अननोन्स, दिस मैक्सिमम हाइट इज अननोन एंड दिस वेलोसिटी इज आल्सो अननोन। यस सर। यहाँ पर हम वो काम भी नहीं कर पाएंगे जैसे बेसिक प्रोजेक्टाइल में हम क्या करते थे कि अगर u स्पीड से थीटा एंगल पर फेंका तो मैक्सिमम हाइट पर हम कहते थे कि वेलोसिटी की वैल्यू u इनटू cos थीटा। बट बार बार बोल रहा हूं, ये लो हाइट्स के एग्जांपल थे। जो कुछ भी तुमने यहाँ लर्न किया है वो यहाँ पर काम करेगा ही नहीं, कुछ नहीं काम करेगा यहाँ पर। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम कर जाएगी, यस सर, वही लगा सकते हैं। वही लगा सकते हो। यहाँ का कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर यूज नहीं होने वाला। यस सर। काइनेमेटिक्स धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जब फर्स्ट डे पढ़ते थे तो यही बहुत टफ लगता था हमें। सब पहले बहुत फायदेमंद लगती थी। बेकार, सबसे बेकार चैप्टर है वो। धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि एनर्जी और देखो एक्चुअली फिजिक्स कई स्टेजेस में डेवलप हुई है। सबसे पहले 1600 सेंचुरी में आप सबको बताया जाता है कि क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, जो न्यूटन की फिजिक्स होती है, न्यूटोनियन फिजिक्स। फिर ना एक फिर न्यूटन की फिजिक्स के, जब न्यूटन की फिजिक्स मतलब 1600 के आसपास की बात हो रही है, तो फिजिक्स का मतलब होता था फोर्स, काइनेमेटिक्स, एक्सेलरेशन। तब लोगों को इतना ही पता था। करीब उससे 100 साल बाद करीब, है ना, एक हैमिल्टन आए। हैमिल्टन भी एक आदमी थे, तो हैमिल्टन फिजिक्स भी हुई। उन्होंने फिजिक्स को एनर्जी के पॉइंट से देखना स्टार्ट किया। जिन चीजों को न्यूटन फोर्स से देखते थे उनको हैमिल्टन एनर्जी मेथड से देखने लगे, तो एक दूसरी फिजिक्स बन गई। हैमिल्टोनियन फिजिक्स बोलते हैं इसको, हैमिल्टोनियन फिजिक्स। कभी आप गूगल करिएगा, सर्च करोगे ना कहीं भी, न्यूटोनियन फिजिक्स, हैमिल्टोनियन फिजिक्स। ये करते क्या थे कि सेम सिचुएशन को अलग अलग नजर से देखते थे। एक उसको देखता था फोर्स के एंगल से, दूसरा उसको एनर्जी के एंगल से देख रहा था। और हैमिल्टोनियन की फिजिक्स मतलब जो एनर्जी वाला पॉइंट था वो न्यूटन से सिंपल हो गया, न्यूटन में कॉम्प्लिकेशंस थी। फिर धीरे धीरे 1900 के सेंचुरी में जब गए तो सब क्वांटम फिजिक्स आ गई, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स आ गई, मतलब चेंज होता जा रहा है ना सब। यस सर। हाँ। तो यहाँ पर एनर्जी वाले मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बताओ क्या करेंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा इसमें। जब लॉन्च किया, ठीक है, लॉन्च करते वक्त अब बताओ, जब लॉन्च किया तो क्या काइनेटिक एनर्जी है और क्या पोटेंशियल एनर्जी? तो सर म्यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी माइनस -gm/r। क्योंकि सरफेस से लॉन्च किया ना उसको, यस। ठीक। अब जब मैक्सिमम हाइट आई, मैक्सिमम हाइट, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, but there is some velocity and potential energy minus capital G m small m. Now it will be R plus H. H max। मैक्स नहीं लिख रहे, सिंपली H लिख दे रहे, वो मैक्स है, मतलब मैक्सिमम हाइट ही निकाल रहे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या इक्वेशन बन जाएगी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो इक्वेशन विल बी नाउ हाफ m square plus minus G capital M small m divided by R equal to half m v square and minus G capital M small m by R plus H. And this is my first equation based on principle of conservation of mechanical energy.
ये ऐसा बनेगा। बट हमको h निकालना है। प्रॉब्लम ये है कि ये v नहीं पता मुझे। h तो तब निकलेगा जब ये v पता चल जाए। यस सर। उसके लिए फिजिक्स में धीरे धीरे तुमको ये चीज समझ में आएगी कि फिजिक्स में जितना ज्यादा आप कंजर्वेशनल लॉज की तरफ जाओ, मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हैं, वो जितनी ज्यादा यूज करोगे फिजिक्स उतनी सिंपल होती जाती है। और फिजिक्स में 3 लॉ है कंजर्वेशन के। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और एक रिसेंटली भी आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये मास अपने पाथ पे चल रहा होगा, ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा होगा, तो हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इस मास को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो सर उसका 0 होगा। फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। फिर ये मास और आगे बढ़ा तो अगेन एक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है, लेकिन फोर्सेस हमेशा सेंटर की तरफ रहेंगे। ऐसे में अगर इन फोर्सेस का सेंटर के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? सर 0। 0। यहाँ पर F2 अभी भी टुवर्ड्स सेंटर है, यस सर 0 होगा। 0 होगा। सो यस देयर इज अ फोर्स। सुनिए, फोर्स तो लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते आप, सर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। बट सर टॉर्क एंगुलर कंजर्व कराएंगे। मोमेंटम सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। तो एक हमने कराया COME which स्टैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये नाउ वी विल फॉलो COAM स्टैंडिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन एंगुलर मोमेंटम किसी के रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। तो रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू विच पॉइंट? तो कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 आ रहा है? सर सेंटर। तो रिलेटिव टू सेंटर। क्योंकि रिकॉल करो, एंगुलर मोमेंटम के लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे mvr का, और r परपेंडिकुलर होता था। तो उसमें ये कहा था कि जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम देखोगे वहां से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी। यस सर। तो इनिशियल पॉइंट पर क्या होगा यार? इनिशियल पॉइंट पर ये जो u वेलोसिटी है, इस u को रिजॉल्व कर लो आप। इनिशियल वेलोसिटी u को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा u cos थीटा, और एक कंपोनेंट राइट साइड आएगा u sin थीटा। जो u cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो तो सेंटर से पास हो जाएगा। यस सर। तो उसके लिए r परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। सर mu sin थीटा into r। हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम इस u sin थीटा से आएगा। सो m u sin थीटा और दिस डिस्टेंस इज कैपिटल R। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, इक्वल टू फाइनली सर m v, and now the distance r r plus plus h। r plus h, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब यहां से v की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की जाएगी। जो v यहां से निकलेगा उसको यहां पर पुट करेंगे। अच्छा सर, इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं तो मतलब एयर रेजिस्टेंस तो नहीं इंक्लूड करेंगे? नेग्लेक्ट किया है। हाँ बिल्कुल। ओके सर। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखो ऊपर वाले केस में, इसमें ये सारे स्मॉल m चले जाएंगे। तो u स्क्वायर बाई 2 माइनस g कैपिटल M बाई R इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2, बट v यहां से लेंगे तो ये m और m चले जाएंगे, एंड यहां से जो v होगा
वो बेसिकली होगा u sin थीटा इंटू r डिवाइडेड बाय r प्लस h, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर एंड माइनस g कैपिटल M बाई r प्लस h। ये याद नहीं करना है, तो जिसमें एक बार वर्किंग करके दिखा रहा हूं कि अब हमारे पास इसमें क्या अननोन बचा है, इस क्वेश्चन में क्या अननोन बचा हमारे लिए। सर एच। मैं सिर्फ ये रियलाइज कर रहा था कि इन दो इक्वेशंस के थ्रू हम h को कैसे निकालेंगे। कोई याद बात करने के लिए नहीं है, याद करना है तो सिर्फ ये कि ये याद करना है तो ये हम लोगों ने उससे निकाला है एंगुलर मोमेंटम के। राइट, कि दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। बस इतना याद रखना है, रिजल्ट नहीं याद रखना इसका, वो याद होगा भी नहीं, मतलब अजीब सा रिजल्ट है, वो याद वैसे भी नहीं होगा और कोई बेनिफिट भी नहीं है उसका, फायदा भी कोई नहीं। अब कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में अगर आप देखना चाहो तो अलग बात है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह दूं कि जो u है वो रूट ऑफ 4/3 g कैपिटल M बाई r है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो क्या आंसर आ जाएगा? फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो इस तरीके से अलग बात है, तो u स्क्वायर बाई 2 रख देंगे यहाँ पर। ये सर इसका आंसर निकाल लेंगे भाई मैं एक बार ये भी करके दिखा रहा हूँ, u स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4/3 gm बाई r, नीचे 2 भी है, तो दिस u स्क्वायर बाई 2 इफ u इक्वल टू दिस मच, अगर u इतना है इफ u तो 2/3 gm बाई r। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सब कैंसिल हो जाता है एक्चुअली, न्यूमेरिकल जब करने बैठोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, माइनस gm बाई r इक्वल टू u स्क्वायर 4/3 gm बाई r, sin स्क्वायर 60 रूट 3/2 का स्क्वायर यानी 3/4 अपॉन r प्लस h का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन r प्लस h स्क्वायर माइनस gm ओवर r प्लस h। मैं ये बता रहा हूँ सब कैंसिल हो जाएगा, ये धीरे बस इतना कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि इधर से gm चला जाएगा, ये gm चला जाएगा, ये gm चला जाएगा, ये gm, सिर्फ नीचे r और h बचेंगे। तो हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी, स्क्वायर है तो h के दो आंसर्स आएंगे, बट एक नेगेटिव रूट आ जाएगा और एक पॉजिटिव रूट आएगा, तो जो आपका आंसर होगा वो पॉजिटिव रूट वाला ले लीजिएगा। सर वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाला h max होगा, नहीं अगर वो उस होगा तरफ नहीं, कोई सेम चीज डायमेट्रिकली लेना है। अपोजिट होगा नहीं ना, क्योंकि इसके बाद तो अर्थ को स्ट्राइक करेगा ना, तो आप इधर थोड़ी जाओगे। ओके सर। मिसाइल लॉन्चिंग को दिमाग में रखो, मिसाइल लॉन्चिंग बिटवीन द टू कंट्रीज, ये वो क्वेश्चन है। ये सर समझ गए। यूएस से आप ईरान पर, इराक पर मिसाइल डाल रहे हैं, इराक वाले यूएस पे डाल रहे हैं, ये समझिए बस। प्रॉब्लम बता दो कौन सा करना है इसमें। यस सर। यस सर। एचसीवी में, एचसीवी का जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, ठीक है, एचसीवी के ग्रेविटेशन चैप्टर में सॉल्व एग्जांपल 9, सॉल्व एग्जांपल 9। और एक सेकंड बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 2 का फर्स्ट,
और जो एक्सरसाइजेस हैं इसकी, जो एक्सरसाइजेस हैं इस क्वेश्चन में, वो है उसमें 17th क्वेश्चन, 19th, Yes, sir. 20th, Yes, sir. 21st, और प्रॉब्लम नंबर 37, 38 एंड 39। Yes, sir. Yes, sir. ये करो, कहीं कहीं पर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, Yes, sir. Yes. तो इतना देखो जो आज पढ़ाया गया ना, इसको आप अच्छे से रिवाइज करोगे, बिकॉज अगर ये रिवाइज होगा तो ही ये जब रिवाइज हो जाएगा आपका ना, तो ही आप जो आगे केपलर्स लॉ है वो अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ये बेसिक्स था, और इसका एक लेक्चर और करके कल वाले में केपलर लॉ पूरा कर देंगे आपका अच्छे से। ठीक है, Yes. चलो बच्चे फिर रख रहे हैं ना, आज की क्लास ओवर कर रहे हैं, यहीं पर रिवाइज करो, बाकी कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक Thanks. यू बच्चे, बाय। Thanks.